हमारे जो क्वेश्चन है वो 66 क्वेश्चन तक हो गए थे। नेक्स्ट करते हैं हम। कुंवर नारायण के कोई एक प्रबंध काव्य का नाम बताइए। तो जो कुंवर नारायण है उनका जो प्रबंध काव्य है वो कौन सा है? आत्मजयी। कुंवर नारायण को आत्मजयी रचना पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार उनको किस पर प्राप्त हुआ था? आत्मजयी उनकी रचना पर, जो काव्य प्रबंध है उस पर। चक्रव्यूह शीर्षक कविता के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो कौन है? कुंवर नारायण। चक्रव्यूह का संबंध किस पौराणिक पात्र से है? तो किससे है वो? अभिमन्यु से। योद्धा अपना परिचय किन शब्दों में देता है? तो जो चक्रव्यूह कविता है उससे है ये। तो जो योद्धा है वो अपना परिचय किन शब्दों में देता है? तो वो कहता है, मैं नवजात अजित अभिमन्यु हूं। एक जले हुए मकान के सामने कविता के कवि का क्या नाम है? तो यानी कि एक जले हुए मकान के सामने जो कविता है वो किसकी कविता है? कुंवर नारायण की कविता है। उसके बाद मेरा तो कत्ल हो चुका था कभी का, यह शब्द कविता में किसने कहे हैं? तो किसने कहे हैं? एक साधारण व्यक्ति ने कहे हैं ये। नया सा लगता पुराना आदमी का क्या तात्पर्य है? तो यानी कि जो नया सा लगता पुराना आदमी में क्या तात्पर्य है उसका? तो इसका तात्पर्य है, इस कविता में जो कवि है उसने आदमी की बदलती हुई जो मानसिकता है उसका बोध कराया है। जब आदमी आदमी नहीं रह पाता, कविता के जो रचयिता है कौन है? कुंवर नारायण है। तो कौन है? कुंवर नारायण है। आपके सिलेबस में कुंवर नारायण की 3 ही कविताएं हैं। कौन कौन सी है? चक्रव्यूह, दूसरी है एक जले हुए मकान के सामने, और तीसरी है जब आदमी आदमी नहीं रह पाता। उसके बाद है श्री लीलाधर जगुड़ी को हिंदी कविता के किस युग का कवि माना जाता है? तो लीलाधर जगुड़ी है उसको समकालीन हिंदी कविता का कवि माना जाता है। लीलाधर जगुड़ी की 2 काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो लीलाधर जगुड़ी की 2 काव्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? शंखमुखी शिखरों पर और इस यात्रा में। लीलाधर जगुड़ी की कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या है उनकी कविता की प्रमुख विशेषता? जीवन की नई जो समस्याएं हैं और संभावनाएं हैं उनको क्या करना? उभारना इनके कविता की प्रमुख विशेषता है। वृक्ष हत्या जो शीर्षक कविता है उसके कवि कौन है? तो वृक्ष हत्या जो कविता है किसकी है? लीलाधर जगुड़ी की कविता है। वृक्ष हत्या कविता में किस समस्या का वर्णन किया गया है, या हम बात करें किस समस्या की चर्चा की गई है? तो किसकी कही गई है? पर्यावरण प्रदूषण की। कि जो वृक्ष कट रहे हैं उनके बारे में, पर्यावरण जो प्रदूषण है किस प्रकार से बढ़ रहा है उसकी बात की गई है। परिवार की खाड़ी में कविता में किस समस्या को उठाया गया है? ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो परिवार की जो खाड़ी में जो कविता है उसमें पारिवारिक जो विघटन है उसको उठाया गया है, और ये किसकी कविता है? ये लीलाधर जगुड़ी की कविता है, परिवार की खाड़ी में। परिवार की खाड़ी में कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो किसका प्रयोग हुआ है? आत्मकथात्मक शैली का। स्वतंत्र जुबान कविता में जो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं? तो जो कवि है वो स्वतंत्र जुबान कविता में कहना चाहते हैं कि लोगों की जो जुबान है वो क्या हो गई है? दब गई है, और उनकी कथनी और करनी में क्या आ गया है? अंतर आ गया है। यानी कि वो कहते कुछ है और करते कुछ और है। वो किस में वर्णन किया गया है? स्वतंत्र जुबान। हजारों जीव दबी पड़ी थी से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो हजारों जीव दबी पड़ी थी से लेखक का क्या अभिप्राय है? कि हजारों ऐसे लोग जो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात को क्या है? नहीं कह पाते हैं। फिर है जो ठोकर खाते हैं कविता के रचयिता का नाम क्या है? तो जो ठोकर खाते हैं किसकी कविता है? लीलाधर जगुड़ी की ही कविता है। ठोकर कौन खाते हैं? तो कवि के अनुसार जो ठोकर है कौन खाते? आदमी, नदियां और हवाएं।
जो ठोकर खाते हैं कविता में कवि क्या कहना चाहता है? जो ठोकर खाते हैं इस कविता में कवि कहना चाहता है कि जो जीवन में संघर्ष करते हैं, जो व्यक्ति जीवन में क्या करता है, संघर्ष करता है, उसी उसी को क्या मिलती है, जीवन में सफलता मिलती है, उन्नति मिलती है। ईश्वर और आदमी की बातचीत कविता में कवि क्या कहना चाहता है? तो ईश्वर और आदमी की बातचीत में जो कवि है वो कहना चाहता है कि मनुष्य ईश्वर को आंखों से नहीं देखकर भी क्या है, उसकी जो मूर्ति है उसको बनाकर बेचता है। बहुत से पत्थर पड़े हैं कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो बहुत से पत्थर पड़े हैं, वो कविता किसकी है? लीलाधर जगड़ी की है। और ईश्वर और आदमी की बातचीत वो भी कविता किसकी है बच्चों? लीलाधर जगड़ी की ही कविता है। मेरे साक्षात्कार के रचयिता हैं वो कौन है? लीलाधर जगड़ी है। लीलाधर जगड़ी की कविताएं किस भाषा में है? तो आपके जितने भी कवि हैं आपके सिलेबस में, उन सभी कवियों की जो है, जो कविताएं हैं आपके सिलेबस में कौन सी है? खड़ी बोली में है सभी। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का जो आरंभ है वो कब से माना जाता है? सन 1857 से। भारतेंदु युग का समय कब से कब तक माना जाता है? तो भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 तक का माना जाता है। भारतेंदु युग का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो भारतेंदु युग का जो दूसरा नाम है वो क्या है बच्चों? पुनर्जागरण काल। क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल भी भारतेंदु युग को कहा जाता है। भारतेंदु युग के किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए। तो कौन कौन से? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन तथा प्रताप नारायण मिश्र। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो ये किस कवि की कविता की पंक्तियां हैं? तो ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति जो कविता है उसकी पंक्तियां हैं। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के कवि है? सॉरी, किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के। रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। आधुनिक काल के द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो द्विवेदी युग का नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अब जो सरस्वती पत्रिका है उसका संपादन कब से कब तक किया? तो बच्चों 17 सालों तक उन्होंने किया। और कब से कब तक? सन 1903 से 1920 तक। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो कौन कौन से? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की दो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रिय प्रवास तथा वैदेही वनवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विवेदी युग के किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। किससे किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या किया गया है? राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है कि कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? नहीं, इससे पहले जो बेटा, इससे पहले जो क्वेश्चन आपका वो है मैथिली शरण गुप्त की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी है? भारत भारती और साकेत। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख शैली का नाम लिखिए, यानी कि किस शैली में जो कविताएं हैं वो लिखी गई काव्य, तो कौन सी थी वो? इतिवृत्तात्मक था। द्विवेदी युग का समय कब से कब तक रहा? तो सन 1900 से 1920 तक। छायावाद का प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। छायावादी काव्य धारा का समय कब से कब तक माना जाता है? सन 1920 से 1935 तक माना जाता है। छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं, तो वो
या हम कह सकते हैं छायावाद के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो छायावाद के स्तंभ, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है बच्चों? सुमित्रानंदन पंत को। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी है? कामायनी है, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1935 में। आंसू किस प्रकार का काव्य है? तो जो आंसू है वो किस प्रकार का काव्य है? विरह काव्य है। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की रचना है उसमें कितने सर्ग हैं? उसमें कितने सर्ग हैं बच्चों? 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद की जो अंतिम कृति है, अंतिम जो रचना है, कौन सी है? तो वो कौन सी रचना है इनकी? कामायनी। कौन सी रचना है इनकी? कामायनी रचना है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की किन्हीं 2 काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती है, उनकी 2 रचनाएं कौन कौन सी है? ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष। कौन सी काव्य धारा मार्क्सवाद से प्रभावित है? तो कौन सी है? प्रगतिवादी जो काव्य धारा है वो मार्क्सवाद से प्रभावित है। और उन्होंने किसका वर्णन किया गया है? उसमें जो मजदूर वर्ग है, सर्वहारा जो वर्ग है, उसका वर्णन किया गया है अपने काव्य में। कागज के फूल किसकी रचना है? तो कागज के जो फूल है वो किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। संसद से सड़क तक शीर्षक काव्य संग्रह के जो रचयिता है वो कौन है? सुदामा पांडे धूमिल है। अंधा युग की जो कथा है उसका संबंध किस पौराणिक आख्यान से है? तो अंधा युग की किससे है? महाभारत से। फिर आपका क्वेश्चन आता है, परिपत्र क्या होता है? जब एक ही विषय से संबंधित कोई भी संदेश हम क्या करते हैं? एक से अधिक विभागों को हम भेजते हैं, डिपार्टमेंट में भेजते हैं। जब एक ही विषय से संबंधित कोई संदेश एक से अधिक विभागों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? परिपत्र कहा जाता है। पत्र क्या होता है? पत्र संदेश भेजने वाले का लिखित साधन है जो क्या करता है? एक व्यक्ति या संस्था का संदेश दूसरे व्यक्ति या संस्था तक क्या करता है? पहुंचाता है, उसको भेजता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका पत्र कहलाता है। यानी कि पत्र संदेश भेजने वाले का लिखित साधन है जो एक व्यक्ति या संस्था का संदेश दूसरे व्यक्ति या संस्था को क्या करता है? भेजता है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे? औपचारिक और अनौपचारिक। सरकारी पत्र किसे कहते हैं? वह पत्र जो एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा लिखा जाता है, क्या कहलाता है? आपका सरकारी पत्र कहलाता है। वह पत्र जो एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा लिखा जाता है, क्या कहलाता है? वो आपका सरकारी पत्र कहलाता है। इसके बाद है, कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो जो कार्यालय पत्र हैं आपके, उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है बच्चों? दिनांक एवं पत्र संख्या। जिस पत्र में किसी की नियुक्ति की सूचना दी जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस पत्र में किसी की नियुक्ति की सूचना दी जाती है उसे नियुक्ति पत्र कहते हैं। अनुस्मारक किसे कहते हैं? और अनुस्मारक पत्र कब लिखा जाता है? तो जब किसी सरकारी कार्यालय को पूर्व में कोई पत्र भेजा जाता है, उसके संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं होता, तब उसको याद दिलाने के लिए क्या लिखा जाता है? अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। अनुस्मारक का अर्थ क्या होता है? याद दिलाना। तो जब किसी सरकारी कार्यालय को पूर्व में भेजे गए पत्र से संबंधित उत्तर प्राप्त नहीं होता, तब उसे याद कराने हेतु अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। पत्र भेजने वाले को क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति पत्र भेजता है उसको क्या कहा जाता है? प्रेषक कहा जाता है। और जो व्यक्ति पत्र प्राप्त करता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? प्रापक। क्या कहा जाता है? उसको प्रापक कहा जाता है। तो पत्र भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं, पत्र प्राप्त करने वाले को प्रापक कहते हैं। नौकरी प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र को क्या कहते हैं? आवेदन पत्र। क्या कहते हैं? आवेदन पत्र। संक्षेपण किसे कहते हैं?
तो संक्षेपण क्या होता है? किसी विस्तृत विषय वस्तु को उसके मूल भाव सहित थोड़े शब्दों में लिखना या कहना क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। यानी कि कोई भी विषय वस्तु आपके विस्तृत रूप में, विस्तार रूप में दी गई है, उसको क्या करना है? आपको सार रूप में लिखते हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका संक्षेपण कहलाता है। ठीक है। संक्षेपण के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेसी। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेसी। संक्षेपण को किस पुरुष में लिखा जाता है? तो संक्षेपण और पल्लवन दोनों को ही अन्य पुरुष के रूप में लिखा जाता है। संक्षेपण कार्य करते समय मूल पाठ तथा संक्षेपण को किस अनुपात में लिखा जाता है? यानी कि संक्षेपण कार्य करते समय मूल पाठ या संक्षेपण को किस अनुपात में लिखा जाता है बच्चे? 1/3 अनुपात में। किस में लिखा जाता है? 1/3 अनुपात में। संक्षेपण में किन 2 गुणों का होना अति आवश्यक है? यानी कि आप संक्षेपण लिखेंगे तो उसमें कौन से 2 गुण होने चाहिए? तो कौन से होने चाहिए? सूत्रात्मक, यानी कि जो विषय वस्तु है वो आपकी एक सूत्र में बंधी हुई हो, और दूसरा भाषा प्रवणता, यानी कि जिस भाषा का आप प्रयोग करेंगे वो सीधी, सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। तो कौन से 2 गुण होने चाहिए संक्षेपण में? सूत्रात्मक तथा भाषा प्रवणता। फिर आपका क्वेश्चन, पल्लवन किसे कहते हैं? तो सूत्र रूप में दिए गए विषय के विस्तार को पल्लवन कहा जाता है। यानी कि कोई भी आपको एक कहावत दे दी जाएगी, कोई एक विषय वस्तु आपको संक्षिप्त रूप में दी जाएगी, उसको किस में करना है? आपको विस्तृत रूप में, यानी कि विस्तार रूप में आपको उसको लिखना है, तो वो आपका क्या कहलाता है? पल्लवन कहलाता है। पल्लवन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पल्लवन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में। पल्लवन शब्द का अर्थ क्या है? तो पल्लवन शब्द का अर्थ क्या है? विस्तार। और संक्षेपण शब्द का क्या अर्थ है? सार रूप में करना, उसको संक्षिप्त रूप में लिखना। ठीक है। पल्लव शब्द, जो पल्लवन शब्द है वो किससे बना है बच्चों? पल्लवन शब्द किससे बना है? पल्लव से बना है। पल्लवन में सर्वनाम के किस पुरुष का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? अन्य पुरुष का। याद रखेंगे आप, संक्षेपण में, पल्लवन दोनों में ही अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अधिसूचना से क्या अभिप्राय है? तो अधिसूचना किसे कहते हैं? आधिकारिक सूचना विशेषतः जो किस में प्रकाशित होती है? जो राजपत्र में प्रकाशित हुई है उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। आप इतना भी लिख सकते हो, जो राजपत्र में जो सूचना प्रकाशित हुई है उसे अधिसूचना कहते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन है वो आपको क्या है, अच्छे लगे होंगे। थैंक यू। और आशा करती हूँ कि परीक्षा में जो आपके प्रश्न है वो सभी यही से आएंगे। धन्यवाद।